नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। इस वीडियो में हम लोग भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में पढ़ रहे थे। और जो प्रीवियस हमारा वीडियो था, उसमें हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है? बंगाल के गवर्नर और साथ ही साथ हम लोगों ने शुरू कर दिया था बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर में रॉबर्ट क्लाइव, हॉलवेल, वेंसीटार्ट, वेरेलस्ट, कार्टियर और वॉरेन हेस्टिंग इनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल में हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग को पढ़ लिया था। और वॉरेन हेस्टिंग से हमने जो अपनी क्लास ऑफ करी थी, वो करी थी नंद कुमार घोष पर नंद कुमार पर महाभियोग, ठीक है? नंद कुमार पर महाभियोग। यहाँ से हम लोगों ने अपनी क्लास बंद की थी, तो इसी के आगे चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक अपनी गद्दी पर बैठा। इसके बाद एक नया गवर्नर जनरल बनकर आता है, उसका नाम था कॉर्नवालिस, ठीक है? तो आइए कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कॉर्नवालिस, ये कॉर्नवालिस अपनी गद्दी पर बैठेगा, यानी कि बंगाल का ये बनेगा नेक्स्ट गवर्नर जनरल। और ये 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। आप भारत की लोकेशन ज़रा देख लो, भारत की लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ। तो ये जो आप क्षेत्र देख पा रहे हो, ये भारत है, ठीक है? और भारत में ये वाला एरिया बंगाल, क्लियर है बात? इसी बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था कॉर्नवालिस। 1786 से लगभग 1793 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा। और इसने क्या-क्या काम किया? तो इसके काम हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इनको ज़रा लिख लेते हैं। सबसे पहले इसने दास प्रथा पर दास प्रथा पर रोक लगा दी, ठीक है? 1789 ईस्वी में इसने दासों के व्यापार पर एक रोक लगा दी, जिससे दासों का अमानवीय या फिर उनकी खरीद-फरोख्त ना हो सके। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, दास प्रथा पर इसने रोक लगाई। और 1789 ये ईयर पूछा जाता है, आप याद रखोगे। 1789 में दासों के व्यापार पर इसने रोक लगा दी, ठीक है? इसने रोक लगा दी। दूसरा, इसने और कौन-कौन से सुधारात्मक कार्य किया? सिविल सेवा, सिविल सेवा में सुधार के लिए ये जाना जाता है। तो अगर हम कहें कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जन्मदाता, तो वो यही है, कॉर्नवालिस, ठीक है? इसे भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। और 1923 से ये परीक्षा भारत में होने लगी थी। वहीं अगर हम भारत की बात करें, तो ये इंडिया 1923 से 1923 से यह परीक्षा कहाँ होने लगी थी? यह परीक्षा भारत में होने लगी थी। क्लियर है बात? अच्छा, 1863 की अगर हम सिविल सेवा की ही बात करें, क्योंकि सिविल सेवा का इसको जन्मदाता कहा जाता है, तो 1863 में भारत के जो पहले भारत के पहले आईसीएस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने वाले कौन थे? इनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है? सत्येंद्र नाथ टैगोर के अलावा भी कई सारे लोग सेलेक्ट हुए थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको असम का कलेक्टर नियुक्त किया गया था, बाद में इनको निलंबित कर दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है? ये असम के कलेक्टर थे, असम के कलेक्टर थे, लेकिन इनका झुकाव क्रांतिकारी कार्यों में ज़्यादा होने के कारण, हाँ, ये निलंबित हो गए थे बाद में। और साथ ही साथ कई सारे लोग और थे, जैसे अ, अरविंद घोष, आपने नाम सुना होगा, है ना? अरविंद घोष, इन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये एक इसी में एक प्रतियोगिता होती है घुड़सवारी की, तो घुड़सवारी की परीक्षा ये उत्तीर्ण नहीं कर पाए, ये उत्तीर्ण नहीं कर पाए, ठीक है? और इस स्थिति में, हाँ, इनको फेल घोषित कर दिया गया था। ये कुल मिला के ये घुड़सवारी की परीक्षा ये उत्तीर्ण नहीं कर पाए थे। वहीं मैं बात करूँ लिटन के कार्यकाल में सिविल सेवा की उम्र घटा दी गई थी। 23 वर्ष पहले होती थी, इसके बाद इसको 23 से घटा के 19 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, लिटन के कार्यकाल में सिविल सेवा की सिविल सेवा की उम्र को घटाकर
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। सिविल सेवा की उम्र को घटाकर, यानी 23 वर्ष पहले होती थी, 19 वर्ष कर दिया गया। वर्ष कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस सेवा में भी कई सारे सुधारात्मक कार्य किए। तो इसने पुलिस सेवा के लिए क्या किया, आइए उसकी देख लेते हैं, चर्चा एक बार कर लो। पुलिस सेवा में इसने सुधारात्मक कार्य किए और इसे भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। इंडिया ये है, ठीक है। इंडिया में इसे पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, इंडिया। और इसे क्या कहा जाता है, पुलिस सेवा का जन्मदाता। ठीक है, और ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। क्लियर बात। अच्छा, इसने भारत में स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया, तो जरा यहीं पर आप समझ लो। इसने स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया, कहाँ पर ये किया इसने, सपोज करो ये भारत है, ठीक है। ये भारत का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर है बंगाल, ये रहा बंगाल। और उस समय का बंगाल बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, असम, बहुत बड़ा क्षेत्र था बंगाल का। तो बंगाल में इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। व्यवस्था लागू की, कब लागू की थी, 1793 में। और 1793 में राजा कौन था, यानी कि गवर्नर कौन था, वो था कॉर्नवालिस। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ से एक फैक्ट पूछा जाता है कि ये जो बंदोबस्त व्यवस्था थी, इसका समर्थन किस भारतीय ने किया था, तो याद रखिएगा आरसी दत्त ने इस व्यवस्था का इस व्यवस्था का समर्थन किया था। ठीक है, आरसी दत्त ने इस व्यवस्था का समर्थन किया था। और यही कॉर्नवालिस है, ये जो बंदा है कॉर्नवालिस, इसकी मृत्यु हुई थी, तो इसको अ, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर वाला इलाका है, गाजीपुर, वहां पर इसको दफना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र व्यक्ति जिसकी समाधि, एकमात्र गवर्नर जिसकी समाधि भारत में है, तो याद रखिएगा इसकी समाधि भारत में है। ठीक है, भारत में कहाँ है, तो आप उत्तर प्रदेश का, जैसे सपोज करो ये अगर भारत है, तो भारत में ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो बॉर्डर है, और बॉर्डर वाले जिले, यानी कि जो ये गाजीपुर का क्षेत्र है, सोनभद्र, गाजीपुर, शामली, शामली बोल दिया, अ, बलिया, है ना, कुशीनगर, इस क्षेत्र में यहीं पर एक क्षेत्र है गाजीपुर। गाजीपुर, और इसी गाजीपुर में इसकी समाधि है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन-सा गवर्नर है जिसकी समाधि भारत के गाजीपुर में है, यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, वो है कॉर्नवालिस। ठीक है, इसने और भी कई सारे सुधारात्मक कार्य किए, जैसे न्यायिक क्षेत्र में इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। तो नोट करके आप ये फैक्ट्स लिख लो। पहला, न्यायिक क्षेत्र में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यायिक क्षेत्र में इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और दूसरा फैक्ट आप लिखो, याद रखिएगा, कंपनी के कंपनी के कर्मचारियों कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर इसने रोक लगा दी। व्यापार पर क्या किया था, रोक लगा दी थी। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखो। तो ये कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है, जिसे आप याद रखो, ये सारी इसके समय में घटित होने वाली घटनाएं थी, जहां से परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं एक अगले गवर्नर ऑफ बंगाल की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जिसका नाम है सर जॉन शोर। ठीक, सर जॉन शोर, ये 1793 से लेकर 1798 तक अपनी गद्दी पर बैठता है। यानी ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था, वो 1793 से लेकर 1795, यानी 5 वर्ष तक ये गवर्नर जनरल रहा। और इसके समय में मैसूर, जो कि आप भारत में ये वाला जो क्षेत्र है, ये रहा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र, यानी कि दक्षिण भारत में मैसूर प्रांत, ठीक है, दक्षिण भारत में मैसूर प्रांत के प्रति इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक, याद रखिएगा इसको। और क्या किया इसने, इसने वास्तव में, इसके बारे में एक बड़ी घटना ये घटती है कि इसने जमींदारों को भूमि का
भूमि का वास्तविक मालिक माना था। वास्तविक मालिक माना। इससे पूछा गया था कि भाई ये जो ज़मीन है, इस पर वास्तविक नियंत्रण किसका होना चाहिए? क्योंकि किसान खेती करते हैं तो कई सारे लोगों ने इसको सलाह दी कि नहीं हुजूर, किसान इसके मालिक होते हैं, चूँकि वही खेती करते हैं। लेकिन जो सर जॉन शोर था, उसने सबकी बातों को उलट के एक अजीब निर्णय दिया। इसने कहा कि जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक मानना चाहिए। और इसके पीछे कारण भी थे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय चाहती थी कि मुझे जो ज़्यादा लगान वसूल के देगा, और जमींदारों का काम ही था लगान वसूल के देना, किसे? ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन के जमींदारों के हित में एक निर्णय सुनाते हुए सर जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक माना था। ठीक है? वास्तविक स्वामी माना था। अच्छा, और इसके समय में क्या घटनाएँ घटी थी? निज़ाम और मराठों के बीच निज़ाम और मराठों के बीच अ, खुर्दा का युद्ध हुआ था। खुर्दा का युद्ध हुआ था। और वो हुआ था 1795 में। ठीक है? 1795 में सरजॉन शोर गद्दी पर था। तो 1795 में जो खुर्दा का युद्ध हुआ था, निजाम और मराठों के मध्य युद्ध इसी के समय हुआ था। इसी के समय हुआ था। ठीक है? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। अब देखो, सर जॉन शोर को एक बार फिर रिवीजन कर लो। 1793 से लेकर 1798 तक ये भारत का या हम कहें बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। मैसूर प्रांत के प्रति इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक माना इसने। निजामों और मराठाओं के मध्य जो खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में, वो इसी के काल में हुआ था। ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट जो बंगाल का गवर्नर आएगा, वो आएगा, हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली। तो बंगाल का जो अगला गवर्नर होगा, ये रहा बंगाल आपका। ठीक है? यहाँ का जो अगला गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका क्या नाम है? उसका नाम है लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है? ये जो लॉर्ड वेलेज़ली है, ये 1798 से लेकर 1805 तक अपनी सत्ता प्राप्त करता है। और इस लॉर्ड वेलेज़ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ये दरअसल इसने अपने आप को ही कह दिया था। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, वेलेज़ली से संबंधित और कौन-कौन सी घटनाएँ हैं। हेडिंग डालो, लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है? कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक। इसके समय में क्या-क्या घटनाएँ घटित हुईं? आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इसे सहायक संधि इसके समय में विकसित हुई थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि सहायक संधि प्रणाली को विकसित किसने किया था? तो विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? हाँ, तो इसी बंदे को जाता है। याद रखिएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे? सहायक संधि क्या थी? दरअसल सहायक संधि एक ऐसी संधि थी जो अंग्रेजी हुकूमत यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजाओं के साथ करती थी, और उनसे वादा करती थी कि अगर आपने सहायक संधि हमारे साथ स्वीकार कर ली, तो हम आपके राज्य में आंतरिक जो राजनीति है आपकी, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बल्कि अगर आप इस संधि के अंतर्गत आ गए, इस संधि को आपने स्वीकार कर लिया, तो आपके ऊपर जो भी बाह्य आक्रमण होंगे, उनसे हम आपकी रक्षा करेंगे। कई सारे राजाओं की होड़ लग गई, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। कौन-कौन से थे जिन्होंने इसको स्वीकारा? कौन-कौन से राज्य थे जिन्होंने वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकारा? तो ये यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाले स्वीकार करने वाले कौन-कौन से राज्य हैं? ठीक है? स्वीकार करने वाले राज्य। तो आइए, सबसे पहले अ, 1798 में हैदराबाद। हैदराबाद ने 1798 में इस संधि को स्वीकार लिया था। इसके बाद मैसूर का नंबर आता है। मैसूर ने भी इस संधि को स्वीकारा था 1799 में। इसके बाद तंजौर का भी नंबर आता है। तंजौर ने 1799 में इस संधि को स्वीकार लिया। इसके बाद अवध ने भी इस संधि को स्वीकारा 1801 में। इसके बाद पेशवा ने इस संधि को स्वीकारा 1802 में। भोसले ने भी भोसले राज परिवार ने भी इस संधि को स्वीकारा 1803 में। और सिंधिया राज परिवार ने भी इसको स्वीकार किया था 1804 में। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं एज इट इज। कभी कभी ये फैक्ट्स आपके एग्जाम में सजाने के लिए दे देता है कि निम्नलिखित में से सीक्वेंस में सजाइए कि क्रमानुसार किसने सबसे पहले
संधि को स्वीकार किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो वहाँ पर आपको 4 या फिर 5 ऑप्शन दे देगा, ठीक है? तो यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। अच्छा, और इसने क्या काम किया? इसने काम ये किया कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इसने स्थापित किया, ठीक है? ये सपोज़ करो भारत है और ये जो क्षेत्र है, ये है बंगाल। बंगाल में एक जगह है कोलकाता, कोलकाता यानी कलकत्ता। तो कलकत्ता में इसने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, कॉलेज की स्थापना की। क्या उद्देश्य था इसका? ये इसने क्यों स्थापित किया? भाई इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य था, दरअसल आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, तो आईसीएस में जो उत्तीर्ण हो जाते थे लोग, आईसीएस में भर्ती नागरिकों को अ, प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, ये इसका उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के चलते इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। और ये जो वेलेज़ली है, इसी के कार्यकाल में भारतीय प्रेस पर प्रथम सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, ठीक है? लागू किया गया। तो ये कुछ बातें हैं वेलेज़ली से संबंधित जो आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी बातें हैं? सहायक संधि का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेज़ली को। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कौन-कौन से थे राज्य? 1798, 1799 मैसूर, 1799 तंजौर, ये सारे के सारे सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? यही है लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है? और लॉर्ड वेलेज़ली ने भारत के बंगाल में, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की ताकि आईसीएस में भर्ती जो नागरिक होते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। और पहली बार भारतीय प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने वाला ये बंदा था। ठीक है। इसके बाद एक और बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है जिसका नाम है सर जॉर्ज बार्लो। तो अगर हम भारत को 4 दिशाओं में बाँटें, सपोज़ करो ये भारत है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर दिशा जम्मू कश्मीर, ये मद्रास है। तो जो पूर्व दिशा में बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल का अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आता है कौन? ये बनकर आता है, इसका नाम है सर जॉर्ज बार्लो। ठीक है? सर जॉर्ज बार्लो, ये 1805 में गवर्नर बनकर आता है और 2 साल तक गद्दी पर बैठता है। इसके समय में बहुत सारी घटनाएँ घटी। इसके समय में जो सबसे पहली घटना घटी थी, वो घटी थी मद्रास में। ये जो क्षेत्र है, मद्रास का क्षेत्र, ठीक है? मद्रास का क्षेत्र, यहाँ पर एक आंदोलन हुआ जिसे कहा जाता है वेल्लोर सैनिक या वेल्लोर सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। किसके समय में हुआ था ये आपसे पूछा जाता है, आंसर होगा सर जॉर्ज बारलो। दरअसल वेल्लोर सिपाही विद्रोह ये 1806 में हुआ था और 1806 में गद्दी पर बैठा था यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था सर जॉर्ज बारलो। ठीक है। वेल्लोर सिपाही विद्रोह दरअसल आम तौर पर जो दक्षिण के सिपाही थे भारतीय मूल के, वो अपनी शिखा रखते थे यानी चोटी रखते थे, तिलक लगाते थे, तो उनके जो सांस्कृतिक प्रतीक थे उन प्रतीकों पर रोक लगा दी गई थी। अंग्रेज नए-नए आए थे, उन्होंने जब भर्ती की भारतीय सैनिकों की तो उनसे उनके समक्ष एक प्रस्ताव रख दिया। बोले कि आपको अगर अंग्रेजी सैनिक में या अंग्रेजी हुकूमत की नौकरी करनी है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक रहना है, तो फिर आपको एक ड्रेस कोड फ़ॉलो करना होगा। उस ड्रेस कोड के अलावा आप कोई भी सांस्कृतिक चिन्ह या धार्मिक चिन्हों को धारण नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति में वेल्लोर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था कि ये हमारी अस्मिता से खिलवाड़ है, हमारे धर्म से खिलवाड़ है। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और इसी को जाना जाता है वेल्लोर सिपाही विद्रोह 1806 में। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है वेल्लोर सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ? और कौन-सी इसके समय में घटना हुई? इसके समय में मराठों के प्रति मराठों के प्रति शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण नीति को अपनाया गया था। तो ये 2 घटनाएँ हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है? सबसे पहली वेल्लोर यही इम्पोर्टेंट है, आप इसी को याद रखिएगा। ये तो ऐसे ही मैंने लिखवा दिया है, लेकिन हाँ, याद रखिएगा वेलेज़ली के बाद जॉर्ज बारलो गवर्नर बनकर आया। इसके बाद अब कौन आएगा? इसके बाद गवर्नर बनकर आएगा, इसका नाम है लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है? लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर आया 1807 से लेकर 1813 तक इसका कार्यकाल का हमें किताबों में वर्णन मिलता है, ठीक है? मिंटो प्रथम। अच्छा, इसने क्या किया? इसने किया ये कि जो भारत है, सपोज़ करो ये भारत का दक्षिणी भाग है और जब आप उत्तर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर है पंजाब, ठीक है? और ये रहा अमृतसर।
अमृतसर। तो मिंटो प्रथम के ही शासनकाल में अमृतसर की संधि हुई। तारीख क्या वर्ष कौन-सा था? 1809। 1809 में मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, ठीक है? अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह के मध्य रणजीत सिंह के मध्य हुई। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? ये तो पंजाब की तरफ से थे महाराजा रणजीत सिंह। और इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से कौन था? इसका नाम था मेटकाफ। मेटकाफ, तो याद रखिएगा। हाँ, चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। इसके अलावा आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो यहां से केवल आप एक बात याद रखो, ठीक है? लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल क्या था? लॉर्ड मिंटो के समय में कौन सी संधि हुई थी? और लॉर्ड मिंटो के समय में जब अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, तो फिर अंग्रेजों की तरफ से किसने इस संधि को स्वीकार किया था? हाँ, मेटकॉफ था। नेक्स्ट देखो, मिंटो प्रथम के बाद एक और नया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आता है। ये है, ये रहा भारत। भारत में ये रहा बंगाल। और बंगाल का एक नया गवर्नर बनकर आता है जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। ये 1813 से लेकर 1823 तक गद्दी पर बैठता है। यानी कि हुकूमत बंगाल की 1813 से लेकर 1823 तक संभालता है। इसके समय में क्या-क्या घटनाएं घटी, आइए उनकी एक बात कर लेते हैं। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। सबसे जो पहली और महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी आंग्ल, यानी आंग्ल मतलब ब्रिटेन से, और नेपाल। ब्रिटेन और नेपाल के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। कब हुआ? 1814 से लेकर 1816 तक हुआ। ठीक है? और 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई। 1816 में समाप्त हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध। लेकिन कभी भी युद्ध ऐसे ही नहीं समाप्त कर दिया जाता था। युद्ध के बाद कोई ना कोई संधि करनी पड़ती थी। तो आंग्ल नेपाल युद्ध में 1816 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो एक संधि हुई जिसे कहा जाता है संगौली की संधि। क्या हुआ इस संधि में? इस संधि में हुआ ये, शर्त ये रखी गई। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि गढ़वाल, यानी कि जो उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है, गढ़वाल, कुमायूं, कुमायूं, ठीक है, शिमला, और कौन सा क्षेत्र? और रानीखेत, रानीखेत, साथ ही साथ नैनीताल, नैनीताल। ये जो अंग्रेजों के पास रहेंगे, ये जितने भी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र अंग्रेजों के पास रहेंगे। ये इसमें संधि में ये शर्त थी। अच्छा, एक इसमें शर्त और जोड़ी गई। शर्त क्या थी? नेपाल बार-बार विद्रोह ना कर सके, इसलिए काठमांडू में काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट बनाई जाएगी। ब्रिटिश रेजिमेंट बनेगी। ठीक है? हाँ, ये 2 शर्तें, जो मुख्यतया 2 शर्तें इसमें लागू की गई थीं, संगौली की संधि में। तो कहीं न कहीं गढ़वाल, कुमायूँ, शिमला, रानीखेत और नैनीताल ये पहले नेपाल के हिस्से थे, बाद में ये संगौली की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने इसे भारत में मिला लिया था। तो कई बार आपने देखा होगा कि नेपाल के जो राष्ट्रवादी तत्व हैं, वो बार-बार आग्रह करते हैं कि जो हमारा तराई वाला क्षेत्र है, जैसे यूपी का भी बॉर्डर टच होता है, तो कहते हैं आधा यूपी तो हमारा था, नेपाल का था, आधा बिहार हमारा था, आधा उत्तराखंड हमारा था। तो कई बार राष्ट्रवादी तत्व, हाँ, ये माँग करते हैं कि हमें वापस दिया जाए। और ये एक भारत और नेपाल के मध्य एक तनाव का विषय भी है। कई बार आपने देखा होगा जब नेपाल में सरकार बदलती है, तो चाइना को प्रभावित या चाइना से प्रभावित राजनीति दल नेपाल पर हावी हो जाता है, तो चाइना फिर भड़काता है कि आपके पास जो आपके क्षेत्र थे कुमायूँ, शिमला, रानीखेत, नैनीताल, इनको माँगते क्यों नहीं हो? माँगिए इनको, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में भारत और नेपाल के मध्य तनाव भी होता है। तो ख़ैर, ये जो क्षेत्र थे संगौली की संधि से ये अंग्रेज़ों को मिल गए और काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट भी बना दी गई थी। अच्छा, तो ये जो घटना है, आप केवल इसी को याद रखोगे, ठीक है? एक घटना और घटी लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, वो था पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन। ये पिंडारी कौन थे? आइए इनकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल ये जो क्षेत्र है, ये भारत है। और भारत में ये जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र, यहाँ मराठा थे, ठीक है? और ये जो पिंडारी है, पिंडारी, ये मराठी भाषा का शब्द है। मराठी
भाषा का ये क्या है? ये है शब्द। ठीक, बात समझना। इस पिंडारी का अर्थ होता है लुटेरा या फिर लुटेरों का दल, लुटेरों का दल। ठीक। और ये जो पिंडारी है, इन्हें मराठों का समर्थन था। मराठों का इनको समर्थन था। मराठों ने इन्हें अपना ध्वज भी दे रखा था, यानी कि तुम हमारे ही संरक्षण में हो। कुल मिला के मराठों के संरक्षण में ही पिंडारी थे और ये बर्बर लुटेरे थे। यहाँ तक कि मैल्कम ने इनको कहा है, एक अंग्रेज पदाधिकारी था मैल्कम, तो ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मैल्कम ने कहा है इनके लिए, यानी पिंडारियों के लिए कहा है कि ये मराठा शिकारियों के साथ, यानी मराठाओं के साथ, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसने कहा है ये, यानी पिंडारी मराठाओं के साथ शिकारी कुत्ते थे, शिकारी कुत्ते थे। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि मराठाओं का शिकारी कुत्ता किसे कहा जाता था, तो यही है पिंडारी, है ना? हाँ, ये काफ़ी बर्बर थे और इनमें पिंडारियों के कई सारे नेताओं का भी वर्णन हमें मिलता है। तो अब देखो ज़रा, तो पिंडारियों का दमन इसी ने किया था। हुँ, पिंडारी जो नेता थे, वो काफ़ी बर्बर होते थे। लूट-मार करना, बलात्कार करना या किसी भी राज्य में जब मराठा आक्रमण करने जाते थे, तो उनका सहयोग देना। तो जो पिंडारी नेता थे, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों नेता थे। जैसे चीतू, आपने नाम सुना होगा। पिंडारी नेताओं में एक चीतू था, एक था वासिल मोहम्मद, ठीक है? एक था अमीर खां, अमीर खां और कई सारे नेता थे जैसे करीम खां। तो ये केवल और केवल मुस्लिम ओरिएंटेड नेता नहीं थे, इसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, ठीक है? तो ये कुल मिला के एक लुटेरों का समूह था और इसके बाद इनका दमन किया और दमन करने में सबसे बड़ा जो योगदान था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग का। अच्छा, अब आइए इनका दमन कैसे होता है, तो आइए इनको देख लेते हैं। ये जो पिंडारी नेता हैं, ध्यान दो, पिंडारी नेता कौन-कौन? एक तो है चीतू। जब वॉरेन हेस्टिंग ने सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग ने इनका दमन किया, तो जो चीतू नेता था, वो जब उसके खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही हो रही थी, तो असीरगढ़ के जंगलों में भाग गया। असीरगढ़ के जंगलों में, जंगलों में इसे चीतू को चीता खा गया, इसे चीता खा गया था। ये असीरगढ़ के जंगलों में भाग गया, उस समय जंगली जानवर तो बहुत थे ही, तो इसको चीतों ने यानी चीता ने फाड़ दिया, खा गए। और इसके बाद एक बंदा और था, वासिल मोहम्मद। वासिल मोहम्मद, इसका क्या हुआ? इसे गाजीपुर में इसे कैद कर लिया गया था, तो इसे गाजीपुर जेल में डाल दिया गया, जेल में रखा गया, ठीक है? और वहीं पर इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है? एक नेता और था जिसका नाम था अमीर खां। इसका क्या हुआ अमीर खां का? दरअसल अमीर खां ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये लोग भाग रहे थे तो इनको पकड़ के मारा गया। अमीर खां ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो फिर अंग्रेज खुश हो गए थे, क्योंकि ये लोग जाबाज तो थे ही। तो अंग्रेजों का भी कहीं न कहीं एक हम कह सकते हैं कि लालच रहा होगा कि अब इनके इनके साथ अगर दोस्ती हो जाए तो ये जाबाज तो थे ही, तो कहीं न कहीं अगर अंग्रेज किसी देश पर या किसी राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तो अमीर खां या अ, और भी कई सारे जो नेता थे, पिंडारी नेता, उनकी मदद ले सकते थे। तो अमीर खां के साथ क्या हुआ, अमीर खां को भरतपुर की भरतपुर में एक जगह है टोंक, टोंक की जागीर प्रदान कर दी, जागीर दे दी गई, ठीक है? और एक नेता और था जिसका नाम है करीम खां, करीम खां, ठीक है? करीम खां के साथ क्या हुआ? करीम खां ने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है? तो जब इसने आत्मसमर्पण किया तो इससे भी खुश हो गए और इसे गोरखपुर में, अपने उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में गौस की जागीर प्रदान कर दी गई, गौस की जागीर दे दी गई, ठीक है? तो ये पिंडारी नेताओं का इतिहास है। हाँ, और पिंडारी नेताओं के दमन के लिए 2 कमान याद रखिएगा आप। एक दक्षिणी सेना की कमान संभाल रहा था, इसका नाम है हिस्लोप और एक था हेस्टिंग, ठीक है? इन दोनों ने मिलकर पिंडारियों का दमन कर दिया था, ठीक? याद रखिएगा ये सारी बातें। हाँ, नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो
पिंडारियों का दमन हो गया। और जो लॉर्ड मिंटो के बाद हम लोग पढ़ रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हमने पिंडारियों का दमन देख लिया। और इसके बाद इसके समय में एक घटना और घटती है। कौन सी घटना? ये तीसरी घटना है लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। घटना ये घटी कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया 1818 में। 1818 में पेशवा का पद समाप्त, ठीक है? पेशवा का जो पद था वो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके जो मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट करने का जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो इसी गवर्नर को जाता है। और क्योंकि इनका एक शख्स था मराठा में जिसका नाम था बाजीराव। बाजीराव को 18 लाख रुपए दिए गए। 18 लाख रुपए दिए गए और वार्षिक पेंशन देकर इनको कानपुर भेज दिया गया। ठीक है? और कानपुर में कहाँ? बिठूर में। तो याद रखिएगा, बाजीराव को 18 लाख रुपए पेंशन दी और पेंशन के साथ इनको भेज दिया गया बिठूर। और सतारा की गद्दी शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दी गई। तो कुल मिला के यहाँ से आप एक ही बात याद रखो, मराठाओं का जो दमन करने का जो पूरा का पूरा काम किया था वो इसी ने किया था। इससे पहले आपने देखा होगा सर जॉर्ज बार्लो को। सर जॉर्ज बार्लो ने मराठाओं के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाई थी। लेकिन समय बीता और लॉर्ड हेस्टिंग ने, हाँ, मराठाओं के पेशवा पद को समाप्त कर दिया और साथ ही साथ 1818 में बाजीराव को 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके इनको भेज दिया गया बिठूर। ठीक है? तो ये कुछ घटनाएँ हैं जो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित हैं, तो ये आप याद रखिएगा, पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक गवर्नर बनकर आता है जिसका नाम था लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स एक स्थानापन्न गवर्नर था। 1823 में ये गद्दी पर बैठेगा, लेकिन यहाँ से परीक्षा में आपके सवाल नहीं पूछे जाते हैं। कहाँ से फिर पूछे जाते हैं? आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। पूछे जाते हैं आपसे लॉर्ड एम हर्ट। लॉर्ड एम हर्ट, ठीक है? लॉर्ड एमहर्ट गद्दी पर कब बैठा? 1823 से लेकर 1828 तक। 5 साल तक ये गद्दी पर बैठेगा। यानी बंगाल का जो अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो ये था। बंगाल कहाँ है? आओ एक बार फिर देखते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला है क्षेत्र बंगाल, ठीक है? इसी बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड एमहर्ट। क्या किया इसने? तो याद रखिएगा, इसी ने ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था जिसने, या हम कहें जो मुगल सम्राट मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 में बराबरी के स्तर से मिला था। बराबरी के स्तर से मिला, ठीक है? हाँ, याद रखिएगा इसको। एक बात समझो, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में एंट्री करती है। और वहां से लेकर 1757 का प्लासी युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध, और इसके बाद आते-आते स्थितियां यहां तक ये बदल गई थीं 1764-65 के आसपास कि ब्रिटेन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी थे अब वो हाथ मिला रहे थे। पहले मुगल दरबार में ये लोग जाते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पदाधिकारी थे, वो जाते थे, अपनी टोपी उतारते थे, बादशाह को सलाम ठोकते थे और कहते थे कि हमें थोड़ी-सी ज़मीन दे दी जाए ताकि हम अपना व्यापार कर सकें। लेकिन परिस्थितियाँ आप देख पा रहे हो, 1600 से महज़ 150 सालों के अंदर-अंदर इन्होंने वो परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि अब मुगल बादशाह इनके आगे आते थे और कहते थे कि आप, हाँ, मुझे मदद करिए ताकि मैं दूसरे राज्यों को जीत सकूँ, या फिर आप मेरी मदद करिए, मुझे पेंशन दे दो, मुझे अ, इस राज्य में शासन का कोई चलाने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। आप देख पा रहे हो कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अभी मुगलों के सामने हाथ जोड़ रहे थे, और एक स्थिति ये आ रही है कि जब मुगलों को इन्होंने कैद कर लिया था, मुगलों को ये लोग निर्वासित कर देते थे। जैसे अवध के नवाब वाजिद अली साहब को निर्वासित कर दिया था इन्होंने कलकत्ता, है ना? जो अंतिम मुगल सम्राट था जफर, उसे निर्वासित कर दिया गया था रंगून। तो ये सारी की सारी घटनाएं देखो कैसे कैसे परिवर्तित हुई हैं, है ना? तो लॉर्ड एम्बर्ट 1823 से लेकर 1828 तक गद्दी पर बैठा। भारत का पहला ये गवर्नर जनरल था जिसने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 में बराबरी से हाथ मिलाया, ठीक है? नहीं तो पहले ये हुजूर माई बाप कहा करते थे मुगलों को। स्थितियां और बदलती हैं। इसके समय में और क्या हुआ? इसके समय में हुआ ये कि जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है? पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1824 से लेकर 1826 तक।
और 1826 में जब आंग्ल-बर्मा युद्ध समाप्त हुआ, तो एक संधि के साथ समाप्त हुआ था। 1826 में एक संधि होती है, जिसका नाम था यांडबू की संधि। यांडबू की संधि, ठीक है? हाँ, यांडबू की संधि हुई और इस यांडबू की संधि के द्वारा आंग्ल-बर्मा युद्ध ठहराव में आ गया। तो यांडबू की संधि पूछी जा सकती है आपसे किसके समय में हुई थी? लॉर्ड एमहर्ट के शासनकाल में 1826 में, और लॉर्ड एमहर्ट 1828 तक गद्दी पर बैठता है, ठीक है? इसके समय में एक और बड़ी घटना घटी थी। दरअसल 1824 में बैरकपुर में बैरकपुर सैन्य छावनी में विद्रोह हो गया। बैरकपुर सैन्य छावनी में हो गया विद्रोह। क्या कारण था? कारण ये था कि जब युद्ध हो रहा था आंग्ल-बर्मा, बात समझो, आंग्ल-बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826 के मध्य। ज़रा गौर करना। ये जो एरिया है, भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? उसके नीचे ये जो क्षेत्र है, यहाँ से आप जब देखोगे म्यांमार को, ये है म्यांमार, और म्यांमार को जब आप देखोगे, तो जैसे मैं अगर इंडिया का मैप बनाऊँ, मैं अगर इंडिया को देखूँ, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये म्यांमार हो गया और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बात समझना। अब ऐसी स्थिति में बैरकपुर छावनी में विद्रोह हो गया। विद्रोह क्यों हुआ? 1824 में चूँकि म्यांमार से युद्ध हो रहा था, 1824 से लेकर 1826 तक युद्ध चला था। तो हो क्या रहा था कि ये जो भारत के सैनिक थे, उन सैनिकों को म्यांमार भेजा जा रहा था कि युद्ध लड़ो जाके। लेकिन उस समय भारत में स्थिति ये थी कि समुद्र पार जाना, चूँकि बंगाल की खाड़ी ये पूरा समुद्र है, समुद्र पार जाना ये लोग, यानी कि जो भारत के सैनिक थे, वो इसे अधर्म मानते थे। भारत में जो प्राचीन परंपराएँ हैं, वो कहती थी कि समुद्र पार हम नहीं करेंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। तो अब ऐसी स्थिति में जब भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करके म्यांमार लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, लिहाज़ा भारत के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने कहा कि हम अ, समुद्र पार नहीं जाएँगे, और सारे के सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो इसी को कहा जाता है बैरकपुर सैन्य छावनी विद्रोह। 1824 में ये घटित हुआ। किसके समय में घटित हुआ? ये आपसे पूछा जा सकता है। ये घटित हुआ था लॉर्ड एमहर्ट के शासनकाल में, ठीक है? सैनिकों को ज़बरदस्ती म्यांमार बार में भेजा जा रहा था, समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे ये लोग, और इसी वजह से इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये, हाँ, इस घटना को आप याद रखिए, बैरकपुर सैन्य छावनी विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, एमहर्ट के शासनकाल में, ठीक है? उसके बाद एक और बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आएगा, जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक? और यही आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, उनकी लिस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कौन-कौन आए, इनके समय में क्या-क्या घटनाएँ हुई थी, इन सारी बातों के बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो भी बातें हैं, इनके आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? ताकि आप अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, ठीक है? और ये आपके जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, सारी की सारी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत ही अनिवार्य है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। तो आज यहीं तक रखते हैं। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।